के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में पहले से ही हलचल मची हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। ऐसे में एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस के बीच तनाव पैदा हो गया है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर तारीफ की है। इसी पोस्ट को लेकर भाजपा ने विपक्षी पार्टी को आड़े हाथ ले लिया है। पूर्व पाकिस्तानी मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने बुधवार को एक्स पर राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंश साझा किए। साथ ही उन्होंने लिखा, राहुल ऑन फायर। इस पर भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इमरान खान की कैबिनेट में हुसैन की पिछली भूमिका की ओर इशारा करते हुए पाकिस्तान के साथ कांग्रेस के जुड़ाव पर सवाल उठाया है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस और पाकिस्तान के साथ गठबंधन करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारी पर पार्टी नेता जय रमेश ने भी बात की है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस चुनाव समिति ने पूरी जिम्मेदारी पार्टी अध्यक्ष को दी है। आज आधिकारिक घोषणा हो जाएगी, जिसकी सबको बेसब्री से इंतजार है। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस चुनाव समिति, कांग्रेस संगठन और कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े, लेकिन ये उनकी पसंद है और उन्हें ही तय करना है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद ही ये साफ हो गया कि भाजपा दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ हो गई है। दूसरे चरण में भाजपा की सीटें बहुत कम हो जाएंगी। पहले और दूसरे चरण के बाद ये स्पष्ट हो गया कि इंडी गठबंधन को निर्णायक जनादेश मिलने जा रहा है। देखिए क्या कुछ कहा जयराम रमेश ने। हम चाहते हैं कि राहुल जी लड़े अमेठी से, हम चाहते हैं कि प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, पर यह भी सही है कि दोनों देश भर में प्रचार कर रहे हैं। प्रियंका जी असम में थी, छत्तीसगढ़ में प्रचार किया है, कर्नाटक में प्रचार किया है, गुजरात में प्रचार किया है, राजस्थान में प्रचार किया है। राहुल जी भी देश भर में वो प्रचार कर रहे हैं, खड़गे जी भी देश भर में प्रचार कर रहे हैं, प्रियंका जी भी प्रचार। हमारे 3 मुख्य प्रचारक हैं, सुपरस्टार कैंपेनर हमारी ओर से जो प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, कोई खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं और प्रियंका जी हैं। तो ये भी सच है। पर कांग्रेस संगठन, कांग्रेस कार्यकर्ता सभी लोग चाहते हैं कि राहुल जी अमेठी से लड़े और प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, बट ये उनका निर्णय है, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। सीईसी ने तो कह दिया है कि हम चाहते हैं कि आप लड़े, अभी उनको तय करना है। उनकी भावना वास्तविक है कि अमेठी में लोग चाहें राहुल जी आए, रायबरेली में प्रियंका जी, ये वास्तविक है। पर देखिए ये निर्णय मैंने कह दिया ना, पहले सीईसी, राहुल जी ने भी कहा था, सीईसी जो कहेगा उसी का मैं आदेश को पालन करूंगा। सीईसी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि आप लड़े। सभी सदस्यों ने अपनी राय प्रकट की। अभी राहुल जी और प्रियंका जी को तय करना है और मेरे ख्याल में इनको अपने तरीके से तय करना चाहिए। वो लोग जानते हैं कि उनको सारे देश में प्रचार करना है, अलग अलग राज्यों में प्रचार करना है। अभी कितने 5 चरण बाकी हैं, 3 से लेकर 1 तारीख तक प्रचार करना है। सारे राज्यों में, सारे देश में प्रचार करना है। उत्तर पूर्वी राज्यों में, दक्षिण भारत के राज्यों में, उत्तर भारत के राज्यों में, जम्मू और कश्मीर, सभी जगहों में जाना है प्रियंका जी को और राहुल जी को। उसको भी ध्यान में रखना है। तो मैं समझता हूँ सबको मद्देनजर रखते हुए एक अंतिम निर्णय लिया जाएगा। आज रात तक कुछ ना कुछ इस पर जरूर घोषणा होगी। हम चाहते तो देखा कि जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा है। वही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए एक ही सवाल है। मौजूदा समय में SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की सीमा 50% है, तो क्या आप इस 50% की सीमा को हटा देंगे या नहीं? क्योंकि हमने अपने घोषणा पत्र में बताया है कि हम इस सीमा को 50% से बढ़ाने वाले हैं। तमाम मुद्दों को लेकर के आज हमारे पैनलिस्ट हमसे बातचीत करेंगे। बीजेपी से अनिल मिश्रा, सपा से जैनुल अख्तर, कांग्रेस से हर्षित सिंह और आपसे हुदा जरीवाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मुद्दे की चर्चा में। पहला सवाल अनिल जी आपसे है कि जिस तरीके से आप इस 50% की सीमा को हटा देंगे या नहीं, ये सवाल किया गया है भाजपा से। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार आंख बंद करके 50% की जो बात है उसको हटाएगी या नहीं हटाएगी? हमारे सर्वप्रथम आपका बहुत धन्यवाद और हमारे सभी पैनलिस्ट को धन्यवाद देते हुए जी का स्वागत करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। तो सवाल अभी आपने पूछा कि 50। अनिल जी आपकी आवाज थोड़ी सी कट कर आ रही है। अनिल जी
हमारे प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी की तरफ से एकदम स्पष्ट किया जा चुका है कि आरक्षण में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। क्या हमारे कांग्रेस के मित्र ये बता सकते हैं इनके मैनिफेस्टो में और इनके चुनावी वादों में और कई राज्यों में इन्होंने अल्पसंख्यकों को आरक्षण, दलित और पिछड़े अनुसूचित समाज के आरक्षण को काट करके अल्पसंख्यकों को, मुस्लिमों को आरक्षण देने का जो काम किया है, क्या ये लिखित में दे सकते हैं कि यह काम दोबारा हम नहीं करेंगे सत्ता में आने पर? ऐसा वादा ये हमारे ओबीसी और एससी समाज से कर सकते हैं क्या? जी, ये कांग्रेस से सवाल है, तो हम चाहेंगे कि हर्षित जी इस पर जवाब दें। ठीक है हर्षित जी, अभी हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, तब तक के लिए हम सपा से पूछते हैं। जानू लखतर जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो जिस तरीके से बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मोदी सरकार आंख बंद करके निजीकरण को लागू कर गुपचुप तरीके से पिछड़े वर्गों से आरक्षण छीन रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? इनका जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है कि जो है ओबीसी जातियों का जो आरक्षण मिल रहा है, उस आरक्षण को हम लोग निजीकरण कर देंगे तो जो सरकारी, जो क्षेत्र में सरकारी नौकरियां लोगों को मिलता है, दलित वर्ग का, पिछड़े वर्ग का, अनुसूचित जाति का, इन लोगों का जो है सफाया हो जाएगा और ये पुराने पद्धति पे आ जाएंगे जो आज से आजादी के पहले, हजारों वर्ष पहले, सैकड़ों वर्ष पहले जो स्थिति थे, उन लोग का स्थिति था, वही वो काम करने पे तैयार हो जाएंगे। ये कतई नहीं चाहते हैं कि जाति आरक्षण जो है लागू हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने अगर ईमानदारी से किया होता तो अभी जो है पूरे बिहार में, पूरे देश में चर्चा चल रही है कि जाति आरक्षण का सर्वे करा लिया जाए, इस पे जो है जो जिसकी जितनी भागीदारी हो उसको उतनी हिस्सेदारी मिले। लेकिन ये निजीकरण करके, वहां निजीकरण क्षेत्र में कहीं आरक्षण का प्रावधान नहीं है, तो पिछड़े उसमें कौन आएगा? आरक्षण जब नहीं रहेगा तो जिनके पास पैसा है, जिनके पास पूंजी है, वो अपने जो है आरक्षण, उससे कोई मतलब नहीं है। जिनके पास पूंजी है वो व्यवसाय अपना करेंगे। उनका आरक्षण से मुख्य धारा से पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, आपके अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात को एक किनारे, इतनी बड़ी आबादी जो लगभग 85% की आबादी है, इनको दरकिनार किया जा रहा है। जो हमारे भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है कि आपको जो पिछड़े, दलित, अकलियत के लोग हैं, उनको जो है मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में किया है। तो ये निजीकरण एक बहाना है और बहाने बनाकर और पिछड़े वर्गों का हक मारा जा रहा है। इसलिए निजीकरण का हम लोग सख्त विरोध कर रहे हैं। और निजीकरण में ही नहीं मैडम, आपसे बता दें, जितने भी सरकारी क्षेत्र में हैं, सरकारी क्षेत्र में भी जो बीएचयू यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, तमाम ऐसी यूनिवर्सिटियां, तमाम ऐसे वैकेंसी आ रही हैं जहां एक एक 1 by 1 लोगों की वैकेंसी जो है निकाली जा रही है। जब एक सरकारी क्षेत्र में एक आदमी की भर्ती निकलेगी तो उसमें आरक्षण का कोई पैनल नहीं बनेगा, न ओबीसी होगा, न एससी होगा, न एसटी होगा, न महिला होगा। तो एक एक करके जो है आपकी भर्ती की जा रही है और जहां पे भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था है वहां भी खत्म, और निजी क्षेत्र में लागू करके आरक्षण खत्म करके पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो है सड़क पे लाने का काम किया जा रहा है, जो हमारे संविधान के खिलाफ है। जी, अनिल मिश्रा जी, काफी सारे सवाल इन्होंने उठाए हैं और जिस तरीके से बोला है कि संविधान के खिलाफ जाकर के बीजेपी काम करती है और बार बार कहा जाता है कि लोकतंत्र तो वैसे भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का रवैया है, बीजेपी का जो चाल चरित्र है। अनिल जी, मैं अपने साथी से पूछना चाहूंगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा हमारी सरकार ने दिया और आज राजनीति में हर क्षेत्र में सभी पिछड़े और अनुसूचित समाज की पूरी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन से लेकर सरकार तक में और निगम बोर्ड से लेकर के सारी चीजों में पूरी तरह से सर्व समाज को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ पिछले 10 सालों से जो मोदी सरकार चल रही है, और दोबारा इस बार भी हम 400 पार, अब की बार 400 पार के नारे के साथ पूर्ण बहुमत से सरकार में आ रहे हैं। ये सारे मुद्दे जो विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं कि संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, राहुल गांधी जी जो सर पे संविधान की प्रति लेके देश में घूम रहे हैं, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। ये सब जनता सब बातें समझ चुकी है। देश की जनता, 140 करोड़ जनता इंडी गठबंधन के बहकावे में नहीं आने वाली है और वो सब जानती है। 4 जून के बाद कांग्रेस की विदाई होगी और राहुल गांधी और ये 2 युवराजों का जो गठबंधन है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी का,
ये सब चीजें पुनः से खत्म हो जाएंगी। पिछली बार जैसे गठबंधन हुआ था, इनका फेल हुआ था, उसी प्रकार से फिर ये फेल होने वाला। ठीक है, इसी पर सवाल ले लेते हैं हर्षित सिंह से। कांग्रेस से हमारे साथ हर्षित जी जुड़े हुए हैं। हर्षित जी, हर्षित जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। यूपी की 3 हाई प्रोफाइल सीटों पर सस्पेंस जारी है, जिसमें अमेठी, रायबरेली से कल नामांकन का आखिरी तारीख है, और ऐसे में अभी तक अमेठी और रायबरेली से कौन उम्मीदवार होगा इसकी कोई भी घोषणा नहीं है। और सेम चीज बीजेपी के साथ भी है, कैसरगंज की सीट को लेकर के सस्पेंस है। अमेठी में अगर राहुल गांधी उतरते हैं तो क्या कुछ बदल जाएगा? क्योंकि 2019 में वो स्मृति ईरानी के अगेंस्ट उतरे थे और बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ वो हारे भी थे। इस बार अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटें हमारे कब्जे में आ रही हैं। स्मृति ईरानी के खिलाफ राहुल गांधी जी ने लड़ाई लड़ी थी, कुछ गलतियों के कारण इन्होंने चुनाव हारा, और इस बार जनता ने ये फैसला कर लिया है। स्मृति ईरानी ने अभी तक वहां पे कोई विकास का काम नहीं कर पाई हैं, और भारत की जनता ने यह तय कर लिया है कि ये जो 2 जुमले हैं शाह और मोदी, इन लोगों का बोरिया बिस्तर बांट चुकी है जनता, और 2024 में इन लोगों का जाना तय है। ये लोग कांग्रेस पे सवाल खड़ा करते हैं कैसे कि कांग्रेस ने क्या किया, क्या नहीं किया। हर्षित जी, कैसे तय है भाई आप जी बोलिए। जी हर्षित जी, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है ना मैम, आ रही है। जी बोलिए, कैसे तय है? क्योंकि पहले तो ये बयान था जो स्मृति ईरानी ने खुद दिया था, उन्होंने बोला था कि पहले वो अमेठी में मुद्दे ढूंढते थे और अभी वो कांग्रेस के प्रत्याशी ढूंढ रहे, क्योंकि प्रत्याशी नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं ढूंढना है, तो जनता ने जो मांग की है अमेठी और रायबरेली की सीटों पे, तो ये जनता की मांग कल है। नामांकन कल नामांकन का दिन है, और कल ही हमारे दोनों नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, कल दोनों ही नेता हमारे दोनों ही सीटों से नामांकन करेंगे। जी ठीक है। अनिल जी, जनता की डिमांड है कि वो अमेठी और रायबरेली से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उम्मीदवार का नाम जो है वो सामने नहीं आया, घोषणा हुई ही नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि आएंगे तो इस बार राहुल गांधी ही अमेठी सीट पर। देखिए, मैं अपने कांग्रेस के मित्र को बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी न वायनाड के हुए न अमेठी के हुए। जब वायनाड का चुनाव हो गया, वहां के मतदाताओं ने अपनी वोट डाल ली, उसके बाद अब ये अमेठी में चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों को, वायनाड तो वो हार चुके हैं और अमेठी भी वो स्मृति ईरानी जी से बुरी तरह हारने के लिए तैयार रहे। मैं स्वागत करता हूं कि वो आए, चुनाव लड़े। चुनाव हार चुके हैं और मैं जनता की मांग है राहुल गांधी जी चुनाव लड़े, जो है वो जनता की मांग है। मनाने में इतनी देर क्यों लग रही है? जनता ही दिल्ली भेजेगी, और इनको दोनों जुमलों को जनता ही नकार रही है। पूरी पार्टी जबरदस्ती आप गलतियां हजार बनाएंगे, आप गलतियां हजार बनाएंगे। आज 10 साल में क्या किया? हिम्मत नहीं है तो उसको जबरदस्ती क्यों चुनाव लड़ाया जा रहा है? जबरदस्ती का चुनाव लड़ रहा है, जनता की मांग है और जनता पसंद करती है हमारे आदरणीय नेता को। जनता की मांग तो जनता की मांग थी तो पहले क्यों नहीं किया? वायनाड में वोटिंग हो जाने के बाद राहुल गांधी जी अमेठी में लड़ने की बात, आज पर्चा खरीदा गया है चोरी चुपके से, और कल नामांकन करने की बात आ रही है। इतने चोरी हुजूर आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, इसका मामला क्या है? अरे चोर तो आपके दोनों राजा साहब हैं। चोर की बात नहीं है, चोर तो पूरी कांग्रेस पार्टी है का काम किया है। दोनों ये चोर हैं, घोटाले आप देख सकते हैं। अली बाबा 40 चोर सारी सरकारी संपत्तियां बेच दी और आप बात करते हैं चोरी की। कोई ऐसा विभाग नहीं बचा जहां कांग्रेस ने लूट न मचाई हो। 2G से लेकर जीजाजी तक घोटालों की आपकी पूरी सरकार रही है, यूपीए का पूरा कार्यकाल रहा है।
यही उत्तर प्रदेश है और यही भारत है जहाँ पे पेपर होने से पहले लीक हो जाता है। हम आप चोरी की बात करते हैं। शाहजादे की और युवराज की पीड़ा को समझ है सकते हैं। सर, पिछले 10 सालों से उनको देश लूटने को नहीं मिल रहा है, घोटाले करने को नहीं मिल रहा है, इसलिए ये इंडी गठबंधन हुआ है। अपने अपने खानदान को बचाने के लिए, अपने अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी अपनी भ्रष्टाचार की जो संपत्ति अर्जित की गई है उसको बचाने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए यह स्वार्थ का गठबंधन इंडी गठबंधन है। भारत की जनता इस बात को जान चुकी है और आप लोगों के बहकावे में आने वाली नहीं है। अभी 2 चरण का चुनाव हुआ है और दोनों चरणों पे ही भारी संख्या में हमारे इंडिया अलायंस को वोट मिली है और अगले 2 चरणों में भी ठीक है हमारे साथ। ठीक है अनिल जी, ठीक है अनिल जी, हर्षित जी हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुकी हैं। हुदा जारीवाला आप पार्टी से। हुदा जी आपको हमारी आवाज आ रही है? और जल्दी यहाँ से विदा किया जाएगा ढोल नगारों के साथ। हुदा जारीवाला, ये आपको बता दिया जाए महोदय। हुदा जारीवाला आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो अनम्यूट जी। जी 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 पा रही है? जी आवाज आ रही है जी। तो सवाल यही है कि बार बार मोदी सरकार पर ये बोला जाता है, ये आरोप लगाया जाता है कि इस वक्त मोदी सरकार जो है वो क्या आंख बंद करके निजीकरण को लागू कर गुपचुप तरीके से पिछड़े वर्गों से आरक्षण छीन लेगी। क्या कहना है आपका इस पर? जी माफी चाहती हूँ, प्लीज एक बार सवाल रिपीट कर दें, थोड़ा सा जी नेटवर्क का इशू बिल्कुल। है। सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार आंख बंद करके निजीकरण को लागू कर गुपचुप तरीके से पिछड़े वर्गों से आरक्षण छीन रही है? हुदा जारीवाला आपको हमारी आवाज आ रही? आपका सवाल शायद आरक्षण पर है। जी बिल्कुल। जी देखिए, भाजपा वाले सीधा सीधा संविधान को बदलना चाहते हैं और संविधान की जो बताए हुए नीतियां हैं उनको भी बदलना चाहते हैं। जहां आरक्षण की बात होती है तो बीजेपी आरक्षण विरोधी सरकार है, उनको ना दलितों से कोई लेना देना है, उनको ना महिलाओं के मुद्दों से कोई लेना देना है। इसीलिए बीजेपी वाले ना आरक्षण पे भरोसा करते, ना उसको प्रमोट करना चाहते हैं। अगर ये जिस तरह के 400 पार के नारे लगाते हैं और अगर बीजेपी सरकार जीत जाए इस दफा, जो कि बिल्कुल होने वाला है नहीं, तो ये पूरा संविधान बदलने के इनके हथकंडे हैं ये सारी। और संविधान बदलने का चुनाव इन लोगों ने इस 2024 के चुनाव को बना रखा है। तो आरक्षण की जो बात ये खत्म करने की करते हैं, इससे साफ जाहिर है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपतियों की सरकार है, ये सिर्फ अडानी अंबानी की सरकार है, ये सिर्फ उनके काम करना चाहते हैं और जनता के हित की कोई हक की बात नहीं करते, कहीं कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करते, शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को कहीं नहीं उठाते और सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है भाजपा। अभी हमने देखा कि ये तीसरे फेज में भी किस तरह से भाजपा वाले, एक तो वोटर टर्नआउट जो है क्योंकि कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जाहिर सी बात है इस बात से डरी हुई भी है। और जिस तरह से इंडिया ब्लॉक का, इंडिया अलायंस का जो प्रदर्शन चल रहा है और जिस तरह से लोग सराह रहे हैं, तो यकीनन भाजपा की सरकार इस दफा 2024 के इलेक्शन में चुनाव से दूर दूर तक हटने वाली है, कहीं नहीं रहने वाली। जनता इनको नकारने वाली है, जनता इनको निकाल के फेंकने वाली है। जी हुदा जारीवाला का कहना है कि जिस तरीके से बार बार बीजेपी मुद्दों से भटक करके जो राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है। अनिल जी। मैं अपने आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि जो ये मुद्दा विहीन विपक्ष है, भटका छिटका बिखरा टूटा इंडी अलायंस है, केवल अपने अपने को जेल से बचाने के लिए, भ्रष्टाचार की काली कमाई को छिपाने के लिए यह जो गठबंधन हुआ है देश में, इससे कुछ भला होने वाला नहीं है। इनके मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में सत्ता मोह इतना है कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अरे पार्टी है आम आदमी पार्टी में, कोई आम आदमी नहीं बचा जो अब मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सके। केवल एक खास आदमी है अरविंद केजरीवाल, जो सीएम रहेंगे, चाहे वो जेल में रहे, चाहे वो चलिए, तो ये बात कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि जेल में बैठकर सरकार चलाने की जो क्षमता है वो सीएम केजरीवाल भी रखते हैं। अनिल जी, ये बात तो आप भी मानते हैं। जेल से सरकार चलाने की क्षमता नहीं रखते, जनता का विकास रोकने की क्षमता रखते हैं, दिल्ली का नुकसान करने की क्षमता रखते हैं। जनहित उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, दिल्ली की जनता जान गई है। उनके लिए
अपना हित अरविंद केजरीवाल की स्टार प्रचारक केवल सुनीता केजरीवाल ही होंगी। उनके मन की बात केवल सुनीता केजरीवाल जी पार्टी कार्यकर्ताओं को जाकर के बताएंगी। आम आदमी पार्टी अब खास आदमी पार्टी हो चुकी है और उसके खास शहजादे केवल अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल हैं। आम जनता का उसमें कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा है। ये बात दिल्ली का आम आदमी समझ चुका है। जी हुदा जी, आप कुछ आम आदमी, दिल्ली की 2 करोड़ जनता सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को सराहती है। आप लोग चाहे तो मेयर के चुनाव में धांधली करने की कोशिश करें, चाहे चंडीगढ़ में जिस तरह से आपने मेयर के चुनाव में इतनी ज्यादा परेशानियां पैदा करने की जो कोशिश करी थी, साफ साफ जनता जानती है कि किस तरह से बीजेपी की सरकार को ना दिल्ली पसंद करती है, ना पंजाब में कहीं उनका वर्चस्व है, और आगे आने वाले वक्त में बीजेपी पूरे मुल्क से सफाया होने वाला है। आप दिल्ली बचाइए, दिल्ली। अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से ईडी ने, सीबीआई ने झूठे केसेस में फंसाया है, जनता ये बात बखूबी समझती है। लोकसभा के चुनाव में दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सफाया होने जा रहा है। वो तो वक्त बताएगा कि ये तो जनता तय करेगी ना, ये सफाया कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जनता ने ही तय कर लिया है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है अभी। अगर जनता केजरीवाल जी को नहीं पसंद करती तो आप बीजेपी का मुख्यमंत्री होता वहां पे। और जनता बखूबी जानती है कि केजरीवाल जी कसूर है कि बेकसूर है, और जनता ये तय करेगी। सबसे इस्तीफा मांगते फिरते हैं, वो अपना इस्तीफा छिपा के सारी जेल में रख के बैठे हुए हैं, इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। जो चौक चौराहे पे इस्तीफा मांगते थे नेताओं पे, ऐसे आदर्शवादी नेता अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है, जांच को प्रभावित कर रहे हैं। एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए जांच करवाना चाहते हैं। नैतिक बल उनके अंदर बिल्कुल नहीं बचा। नैतिकता की दुहाई देने वाले अरविंद केजरीवाल आकंठ जो है डूब गए हैं भ्रष्टाचार में। जी, भाजपाइयों को इंडिया अलायंस से डर है। भाजपाइयों को इंडिया ब्लॉक के जितने विपक्षी जो नेता हैं एक साथ एकजुट होकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, उससे आप डरते हैं। कांग्रेस के खाते आप सील कर देते हैं। आप चाहते हैं कि बगैर पैसों के कांग्रेस वाले चुनाव लड़े। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स को आप उठा के जेल में बंद कर देते हैं। इस तरह एक तरफ आप चाहते हैं बगैर लीडर के चुनाव लड़ा जाए, एक तरफ आप चाहते हैं कि बगैर पैसों के चुनाव लड़ा जाए। लेकिन आप लोगों की पार्टी में जितने बेईमान नेता हैं, जितने घोटाली नेता हैं, जितने लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, सारे के सारे रेड कारपेट बिछा के वेलकम कर दिए जाते हैं। बीजेपी को भ्रष्टाचार की बात करने का कोई अधिकार ही नहीं है। अनिल जी, जिस तरीके से बार बार भ्रष्टाचार के मामलों में बीजेपी का नाम बार बार आता है और फिर ये बोला जाता है कि जो खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन्हें दूसरों के ऊपर, दूसरों को लेकर के नहीं बात करनी चाहिए। अनिल जी, ये इंडी गठबंधन के लोग देश के संविधान को नहीं मानते, देश की संसद को नहीं मानते, देश के सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते, ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। जहां पे इनकी विजय होती है वहां ये कभी नहीं कहते कि ईवीएम खराब है। जिन राज्यों में, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, इन्होंने ईवीएम को सेटिंग वाला नहीं बताया कि ईवीएम में घोटाला हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। जहां दिल्ली में इनकी सरकार आई तो बार बार ये वहां ईवीएम को खराब नहीं कहते हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन चुनाव हारता है, जब गुजरात में क्लीन स्वीप भाजपा का होता है, जब राजस्थान में क्लीन स्वीप होता है, जब मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप होता है, तो ये लोग उसी ईवीएम को बदनाम करने में लग जाते हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग, ये इंडी गठबंधन के लोग भारत के संविधान को नहीं मानते, भारत की संसद को नहीं मानते, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते। इनकी श्रद्धा निष्ठा विदेश में है, विदेशी नक्सलवादियों में है, गलत जो भारत विरोधी काम करने वाले हैं। पाकिस्तान के नेता इनकी नेताओं की प्रशंसा करते हैं। विदेश में बैठे लोग, ट्रस्ट के लोग इनकी प्रशंसा, इनके कार्यों की करते हैं। ये इनका गठबंधन जनता जान चुकी है। देश विरोधी ताकतों से, राष्ट्र विरोधी ताकतों से इंडी अलायंस का गठबंधन चल रहा है और कोई भारत का नागरिक ऐसे राष्ट्र विरोधी गठबंधन को सत्ता में नहीं आने देगा। 4 जून को भारतवर्ष से इंडी गठबंधन को उखाड़ करके भारत की जनता फेंक देगी और 4 जून को अब की बार 400 पार के पूर्ण। ठीक है। सवाल हमारा अगला है, जिस तरीके से आपने बोला कि बीजेपी 2024 में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से हर सीट में हारने वाली है।
सवाल बार बार ये भी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में राहुल गांधी पर प्रेम उभर रहा है, उसको लेकर भी सियासी गर्मी बनी हुई है कि आखिर क्यों पाकिस्तान में राहुल को इस तरीके से प्यार दिया जा रहा है। हर्षित जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जी मैं जी, सवाल आपसे है कि बार बार यही सवाल किया जा रहा है कि पाकिस्तान में राहुल गांधी पर जिस तरीके से पूर्व जो नेता थे, मंत्री थे, उनका प्रेम उमड़ रहा, उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट भी किया और ये भी लिखा कि राहुल ऑन फायर, जिसके बाद से सियासी घमासान जो है वो दिख रहा है। इसलिए उमड़ रहा है कि पाकिस्तान के लिए, चीन के लिए राहुल गांधी जी का भी प्रेम उमड़ता रहता है। हिंदुस्तान की जनता कई मौकों पे देख चुकी है कि जो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, कश्मीर में जो आतंकवादी शक्तियां हैं, जो नक्सलवादी शक्तियां हैं, उनके लिए राहुल गांधी जी का प्रेम उमड़ता रहता है। इसलिए बदले में पाकिस्तान के नेताओं का प्रेम राहुल गांधी के लिए उमड़ रहा है। चीन पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश में आगे तक उन्होंने अपना हिस्सा कायम कर लिया है। जो अरुणाचल प्रदेश के एरियाज हैं उसको अपने अंडर ले लिया है। तब नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिखता चाइना, तब तो वो चाइना से डर के बैठे हुए होते हैं। और राहुल गांधी जी के लिए अगर पाकिस्तान में प्यार उमड़ रहा है तो इससे नरेंद्र मोदी जी को क्या समस्या है? वो तो खुद जाके पाकिस्तान में नवाज शरीफ जी के साथ चाय पी रहे होते हैं। आप उस बात की बात कर लें। आप इंडिया पाकिस्तान से उठ के, आप हिंदू मुस्लिम से उठ के आप मुद्दों की राजनीति की कब बात करेंगे सर? आप शिक्षा, राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखने लगा है। इन मुद्दों पर राष्ट्र विरोधी ताकतों को जोड़ना, नक्सलवादियों को जोड़ना, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का पूरा काम, और विदेश के जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनको जोड़ने में सफल रहे हैं राहुल गांधी जी। ईस्ट से लेके वेस्ट तक वो अपने पैरों से चल के उन्होंने यात्रा करी है। नरेंद्र मोदी जी की तरह बड़ी उपलब्धि रही है राहुल गांधी जी की। देश विरोधी जितनी ताकतें हैं उनको वो एक मंच पे ले आ चुके हैं और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों वाले सारे संगठनों को उन्होंने जोड़ लिया है। गांधी जी तब तो उनके लिए आपको कोई अच्छाई ना मीडिया भेज रहे थे वहां पे, ना उनकी कोई अच्छाई आप लोगों से निकल रही थी। तब बात कर लेते ना आप राहुल गांधी जी की। आपकी पदयात्रा से कितने लोग जुड़े हैं वो देश की जनता देख रही है। देखिए, राहुल गांधी जी ने भारत में जो पदयात्रा अपनी की है उसमें इनकी लोकप्रियता, जो कुछ इन लोगों को देखा नहीं जा रहा है, जनता की लोकप्रियता इन लोगों को देखा नहीं जा रहा है। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि रायबरेली में नामांकन से पहले जो प्रियंका गांधी हैं वो अयोध्या भी जा सकती हैं, मंदिर भी आ सकती, रामलला के दर्शन भी कर सकती, जिसको लेकर के भी सियासी हलचल मची हुई है। तो ये सवाल इनसे पूछिए। सवाल तो उन्हीं से पूछा जा रहा है, लेकिन सवाल का जवाब जी, मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। देखिए भगवान सबको प्रभु नहीं, बीजेपी जो विपक्ष है वो कोई लोकतंत्र नहीं मानता, कि कोई कोर्ट के जो भी है, कोर्ट के जो फैसले उनको नहीं मानता है, एंटी बोलते हैं लोग। मैम आपकी आवाज स्लो आ रही है, आपकी आवाज स्लो आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। बीजेपी बार बार यही बोलती है विपक्ष को कि विपक्ष एंटी है। अगर पाकिस्तान में बैठे किसी मंत्री ने या नेता ने तारीफ कर दी तो वो एंटी हो गया, और अगर वो जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने तो भी उस पर दिक्कत है। जाए, स्वागत है, लेकिन निमंत्रण स्वीकार नहीं किए, रामलला के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे हैं। तो निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये भी तो नहीं कहा ना कि हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने हिसाब से हम बाद में जाएंगे। मैं तो स्वागत करता हूँ रामलला के दरबार, पूरे भारत के सब लोगों का दरबार है, भगवान को सबके हैं, जाने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल जाना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? तो अभी तो आपने कहा निमंत्रण स्वीकार किया, इसका मतलब आपको दिक्कत है कहीं ना कहीं उनका निमंत्रण ना स्वीकार करने से। इससे दिक्कत थोड़ी ना है कि वो आज जाए, कल जाए, परसों जाए। दिक्कत इससे है कि इन लोगों ने राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया, मंदिर न बने इसके लिए हर जगह इन्होंने अड़ंगा लगाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, कार सेवकों पे। ये वही लोग हैं। जनता जानती है कि आज चुनाव का वक्त है, इसलिए दर्शन करने जा रहे हैं। उसके बाद ये क्या करेंगे? गोली चलवाएंगे राम भक्तों पे, कार साधकों पे गोली चलवाएंगे, राम के अस्तित्व में जानेंगे, भगवान को नहीं मानते। ये वही लोग हैं, इंडी गठबंधन वाले लोग, जिन्होंने राम सेवकों पे गोली चलवाई थी। हिंदुस्तान की आवाम जानती है। जी हर्षित जी, आप कुछ कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जुमला पार्टी है, भारतीय झूठी पार्टी है। इनको कोई मुद्दों की राजनीति करना नहीं आती। आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान में
जिस तरीके से जाके नरेंद्र मोदी जी वहां पे डिबेट देते हैं, वहां पे बात करते हैं कि मंगलसूत्र तक छीन दिया जाएगा, वहां पे इस तरह की घटिया घटिया जो भाषण देते हैं, इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दों की बात करने को है ही नहीं, क्योंकि पिछले 10 साल में कोई इन्होंने काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ घोटाला किया है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार से लबरेज है पूरी की पूरी पार्टी। इसीलिए ये भारतीय जुमला पार्टी इस दफा चुनाव हार रही है। आपके प्रवक्ता कुछ भी कहें, जनता इस दफा आम आदमी पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ, तमाम इंडिया गठबंधन के साथ है। जी अनिल जी। सुविधा विहीन तो विपक्ष है। सड़क, बिजली, पानी, विकास कार्य, प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि, हर घर में उज्ज्वला सिलेंडर, महिलाओं को 33% आरक्षण, महिलाओं को राशन कार्ड में परिवार में मुखिया बनाना, माताओं बहनों के लिए कई योजनाएं चलाना, आयुष्मान कार्ड, 5 लाख का बीमा, ऐसी किसी योजना पर बोलने की हिम्मत इंडी गठबंधन की नहीं है। इसलिए ये कभी भी कर रहे हैं, कभी भी शिक्षा पर बात नहीं हुई, कभी भी अर्थव्यवस्था पर बात नहीं हुई, किसानों को लेकर के भी कभी कोई बात नहीं हुई। मणिपुर पे बात कर लीजिए। अभी ब्रिजभूषण जिसके खिलाफ इतना घटिया आरोप था, और वो आरोप बिल्कुल सच था, बेचारी हमारी जो स्पोर्ट्स लेडीज है, जो जाके दुनिया में नाम करती है हिंदुस्तान का, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उल्टा उनके बेटे को इस दफा टिकट दी है। और पूरी कोशिश है कि हो सकता है कि कैसरगंज से ब्रिजभूषण शरण सिंह को ही उतारा जाएगा। मणिपुर में महिला अभी तक क्यों नहीं टिकट फाइनल किया गया? अभी तक किसी उम्मीदवार को क्यों नहीं उतारा गया कैसरगंज से? एक दफा महिला सुरक्षा पे इनकी जबान नहीं खुली। अनिल जी जी, वहां से कैसरगंज से टिकट फाइनल हो चुका है। करण भूषण सिंह जी वहां चुनाव लड़ेंगे, उसमें पार्टी का निर्णय है, अपनी स्थिति से चलता है। जब समय आता है तो जिसको टिकट मिलना है उसको मिलता है। रायबरेली से भी दिनेश प्रताप सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, आज ही टिकट फाइनल हुआ है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। मैंने कहा जैसा कि विपक्ष एकदम भटका हुआ है, उसको तय ही नहीं कर पा रहा है कि किस मुद्दे पर हम मोदी जी की 10 साल की सरकार को घेरें। इतना विकास मोदी जी ने किया है कि लोग केवल मोदी जी के व्यक्तिगत विरोध के लिए इंडी गठबंधन बना है। विकास के मुद्दे उठाते नहीं, कहीं जाते हैं, किसी ऐसी पर्सनालिटी को टिकट दे करके ऐसा विकास किया गया है जिस पर पहले से ही स्पोर्ट्स की जो हमारी जो विमेन्स है, वो उन्होंने उन पर लगा रखा है, आरोप लगा रखा है। उनकी जांच चल रही है, उनको टिकट नहीं मिला है। करण भूषण सिंह को टिकट मिला है और उनकी जांच चल रही है। जो जांच के दायरे में जैसा फैसला होगा, देश की एजेंसियां तय करेंगी कौन अपराधी है कौन नहीं है। माताओं बहनों का सम्मान मोदी जी से ज्यादा कोई करेगा? ये लोग माताओं बहनों के सम्मान की बात करते हैं, जिनके राज में सड़क पर माताओं बहनों का चलना, दिन में चलना मुश्किल था। गेस्ट हाउस कांड आप भूल गए मायावती जी के कि क्या दुर्दशा इन सिपाहियों ने की थी, आप भूल गए। अभी संदेश खाली में ममता बनर्जी की सरकार में क्या महिलाओं माताओं बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, आप भूल गए हैं। इन लोगों से उम्मीद भारत की जनता करेगी कि माताओं बहनों का सम्मान करेंगे। मोदी जी से ज्यादा माताओं बहनों का सम्मान कौन कर रहा है, कौन करेगा? आज मालिकाना हक माताओं बहनों को मिल गया, घर में राशन कार्ड में हर चीजों में माताओं बहनों को अधिकार मिल रहा है। जी हुदा जारीवाला जी, आप मोदी जी थे कहाँ? जी हर्षित जी, आप थोड़ी देर के लिए अपने माइक को म्यूट कर लें। हुदा जारीवाला जी, आप कुछ कह रहे थे। बिल्कुल क्लियर नहीं, आपको सवाल नहीं समझ आया। जिस तरीके से बार बार पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है ब्रिजभूषण शरण सिंह को टिकट मिले, लेकिन जिस तरीके से उन पे आरोप लगाए गए थे, जो हमारी महिला थी, जो स्पोर्ट्स वीमेन थी, उन्होंने आरोप लगाए थे, उन पर छेड़खानी से लेकर के काफी गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि बीजेपी जो है ब्रिजभूषण को टिकट ना दे, लेकिन उनके परिवार के किसी सदस्य को दे सकते, जिनमें उनके पत्नी का भी नाम बार बार सामने आ रहा था। लेकिन अब उनके बेटे को ये टिकट दे दिया गया है। इसके बाद भी ये सवाल खत्म नहीं हो रहा है कि आखिर उन्हीं के परिवार के सदस्य को टिकट क्यों दिया जा रहा है। तो इस बात से साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जुमला पार्टी को महिला सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। पहलवान बेटियां जंतर मंतर में इतने महीने धूप में, सर्दी में, गर्मी में, बिना मौसम का प्रभाव देख के, बिना किसी चीज की परवाह करे हुए वहां पे बैठी रही। उनके साथ कितना गलत वहां पे व्यवहार हुआ, बावजूद उसके उनको कोई
कोई उनको उनकी समस्याओं का हल नहीं मिला, उनको इंसाफ नहीं मिला। उल्टा बृजभूषण को पार्टी से निकालना तो दूर की बात है, उनके बेटे को टिकट दे देती है ये भारतीय जनता पार्टी। बहुत निहायत ही शर्मसार बात है ये। और भारतीय जनता पार्टी को पूरी की पूरी हिंदुस्तान की महिलाओं को इस चीज का जवाब देना पड़ेगा कि वो उनको क्यों महिलाओं से इतना विरोध है, उनको क्यों महिलाओं की सुरक्षा की नहीं पड़ी है, और क्यों जितने भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट्स है वहां पे क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन इतना हाई है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें, चाहे गुजरात की हम बात कर लें, जितने बीजेपी स्टेट्स है वहां पे महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, वहां पे क्या उनके साथ सूरत हाल है, ये भारतीय जनता पार्टी को इस दफा जवाब देना पड़ेगा। जी अनिल जी, ये सवाल बिल्कुल सटीक है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह नहीं लेकिन करण सिंह को टिकट मिला है, तो इसमें बदलाव कहाँ हुआ है? महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करते हैं, लेकिन अब जनता अब किस पर भरोसा करेगी? क्योंकि महिला पहलवानों के साथ जो हुआ जंतर मंतर पूरे देश ने देखा, इंसाफ और न्याय की गुहार लगाते रहे लेकिन वो नहीं मिला। मामला यहां तक पहुंच गया कि उन्हें अपने गोल्ड मेडल्स तक लौटाने पड़ गए। समय बीत गया लेकिन आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला, सिर्फ जांच की जा रही है और जांच से पहले टिकट भी दे दी गई है। जांच, जिनके खिलाफ जांच चल रही उनको टिकट नहीं दिया गया, वो जांच तो सवाल यहाँ खत्म नहीं होता है, उनके पिता के ऊपर था ये आरोप, लेकिन अब उनके बेटे को मिला। सवाल तो आएगा ना, तो अब बाबा ये सवाल तो यहाँ आएगा ना, सवाल तो यहाँ उठेगा ना जब विपक्ष सवाल यहाँ उठाता है। जब विपक्ष यहाँ सवाल उठाता है, तो सवाल जब यहाँ विपक्ष उठाता है तो फिर आप कहते हैं कि मुद्दा विहीन है, उनके पास मुद्दे नहीं है। परिवारवाद की बात आप करते हैं, ठीक है, जब भी इंडिया गठबंधन की बात होती है, यहाँ तक कि जब सुनीता केजरीवाल सामने आई हैं, जब उन्होंने कुर्सी संभाली है तो परिवारवाद का नाम दिया गया। अब यहाँ पे परिवारवाद नहीं है तो क्या है फिर? उत्तर प्रदेश में सारे केवल मुलायम सिंह के परिवार के यादवों को टिकट दिया गया। उत्तर प्रदेश के अरे आप अपनी बात करिए ना, आपकी बात की जा रही है, आप अपनी बात करिए, आप भी तो सवाल उठाते हैं ना। परिवारवाद ये है कि राहुल अरे तो आप भी तो सवाल गांधी उठाते हैं ना, तब तो विपक्ष कहता है कि इनके पास मुद्दे नहीं है, तब तो नहीं कहता। परिवारवाद तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है साफ साफ। आप रेड कार्पेट बिछा के टिकट दे रहे हैं, शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को? परिवार में कोई व्यक्ति राजनीति कर रहा है, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। अब ठीक है, लेकिन विपक्ष करे तो नहीं। विधायक हैं, इसमें क्या बुराई है? पंकज सिंह सामाजिक जीवन जी रहे हैं, उनका 30 साल का संगठन का अनुभव है, 30 साल से सेवा किया है उन्होंने पार्टी में, उनको पार्टी ने टिकट दिया तो क्या बुरा किया? अगर कोई हमारे संगठन में 10 साल 15 साल से सेवा कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो उसको टिकट देने में क्या बुराई है? तो फिर पार्टी के लिए ही फिर आप जीतिए ना, फिर देश के लिए क्यों, फिर जनता की बात क्यों करते हैं आप? भारतीय जनता की तकलीफों की बात क्यों करते हैं आप? जनता की तकलीफों की बात क्यों करते हैं आप? क्यों बार-बार कहते हैं कि जनता सब देखती है, जनता तकलीफ भी देखेंगे? 24 घंटे जनता की सेवा करता है और जनता की सेवा के दम पे हम लोग चुनाव जीतते आते हैं। हर बार मोदी सरकार जनता की सेवा के दम पे बन रही है। अरे आप अपनी बात तो नहीं रह रहे हैं अनिल जी, अपनी बात से पलट रहे हैं, 2-3 बार से देख रही हूँ तब से। परिवारवाद की बात आई तो ठीक है, हो गया, क्या दिक्कत है, पार्टी की सेवा कर रहे हैं, फिर जनता के लिए भी आप लड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी से अगर पार्टी के लिए हो रही है, पार्टी के लिए कोई कर रहा है तो उनको टिकट दे रहे हैं। अगर सवाल उठा लिया विपक्ष ने कि जिन महिला पहलवानों के साथ इतनी ज्यादती की गई है, गंभीर आरोप लगे पर, उसके बावजूद उन्हीं परिवार के सदस्य को टिकट क्यों दिया गया? सड़कों पे नहीं दिखे हैं, ये किस मुंह से जनता के बीच में वोट मांगने जाते हैं? जनता के दुख दर्द में ये इंडी गठबंधन दिखाई नहीं पड़ता। जब चुनाव आता है तो ये चोर चोर मौसेरे भाई इकट्ठा हो जाते हैं और अली बाबा 40 चोर का गठबंधन बना करके चुनाव। अब आप इधर-उधर की बातें कर रहे हैं, तो ये सब बातें मुद्दे पर रह के बात करिए। अपनी भारतीय जनता पार्टी की बात करें। भाजपा तो कहती है कि हमें कैंडिडेट्स की कमी नहीं है, उम्मीदवारों की कमी नहीं है, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपने उन्हीं के परिवार के सदस्य को दिया टिकट? उनको पता ही वो ये चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए वो जाकर राजस्थान में इस हम तरह करता है से पार्टी क्या बयान संगठन देते में काम कर रहे हैं, इसमें टिकट दिया गया, उसमें भाषण क्या देते हैं, मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं, घुसपैठियों में पैसे बांटने की बात करते हैं। काम की एक बेटे विधायक है, जनता ने चुन के भेजा है विधानसभा में, आप क्या उस विधानसभा की जनता को गलत कहेंगे? जिस विधानसभा की जनता ने चुनाव जिता करके उनको विधायक बनाया है, वो सेवा करते हैं जनता की। जनता उनको, जनता की पहली पसंद जो कैंडिडेट है उसको चुनाव लड़ाया जा रहा है। ठीक है, सवाल हम जैमुल जी से भी ले लेते हैं। जैनुल अख्तर जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? अनम्यूट करिए जैनुल अख्तर।
ठीक है हर्षित जी, जिस तरीके से बार बार ये परिवारवाद पे टिप्पणी की जाती है, मतलब विपक्ष करे तो परिवारवाद है, परिवार के नाम पर ही वो राजनीति में, परिवार के नाम पर ही वो सीटें उनको मिल रही हैं, इस तरीके की बातें बार बार सुनने में आती है। रायबरेली में भी यही बातें सामने आती हैं, लेकिन जब बार पूछ लीजिए कि अमित शाह के बेटे जैसा कोई इन लोगों ने विशेषज्ञ अध्यक्ष बनाया, तो बार बार पूछा जाता है, लेकिन उनका यही कहना है कि वो इस राजनीति से है नहीं, तो उनका तो नाम ही मत लीजिए, वो तो बार बार माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को देख लीजिए, उनके बेटे नोएडा से विधायक हैं। परिवारवाद की अगर आप बात करते हैं तो फिर राजनाथ सिंह जी के बेटे क्षेत्र के प्रदेश के महामंत्री रहे हैं, 20 साल 25 साल उन्होंने सेवा किया, उसके बाद उनके अंदर योग्यता, उन्होंने जनता की सेवा की, पार्टी ने ये समझा कि ये विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, पार्टी ने लड़ाया। ऐसा थोड़ी है कि क्या चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की तरह थोड़ी बना दिया जाता है कि पिताजी की विरासत लेके आए और आज ही आए कल ही मुख्यमंत्री बन गए। राहुल गांधी जी की तरह जबरदस्ती ढोने वाला युवराज को पूरी कांग्रेस पार्टी डूब गई, युवराज को खाली लॉन्च करने में, और आज तक युवराज लॉन्च नहीं हो पाए इस देश में। ऐसा थोड़ी भारतीय जनता पार्टी में होता है, जबरदस्ती हम किसी को लॉन्च थोड़ी करते हैं। उसके अंदर काबिलियत नहीं होगी, योग्यता नहीं होगी, वो जनता की सेवा नहीं करेगा तो उसको हम नेता नहीं बनाते हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरह जबरदस्ती ढोने वाला काम भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता पुत्र के लिए नहीं होता है। या उसको कोई स्पोर्ट्स की रुचि हासिल हुई है, कोई कोर्स किया है उसने? अरे रहने दीजिए, आप क्या परिवारवाद की बात करेंगे? जनता के बीच 10 साल 15 साल 20 साल जनता की सेवा की है। भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं, उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के और एसी से निकल करके सीधे मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, अभी विधायक हैं, 20 साल 30 साल सेवा करके विधायक हैं, मिनिस्टर भी नहीं है। यहाँ तो सीधे चीफ मिनिस्टर, सीधे प्रधानमंत्री, सीधे मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं युवराज और हिंदू मुस्लिम और पप्पू और शाहजादे। इसके पे ही अड़े रहेंगे ये बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, इस पे भी तो दो शब्द बोल दीजिए आप, पेपर लीक पे आप बोल दीजिए दो शब्द। मुद्दा भी विपक्ष है, जनता के बीच में आपके पास कोई कैसे इश्यू नहीं है। बेरोजगारी, पेपर लीक का मुद्दा मुद्दा कैसे हो गया? इसलिए नहीं बोल रहा है कि इन सब चीजों में इतना काम किया है मोदी जी ने, तो बताइए उन्हीं कामों के बारे में तो विपक्ष पूछ रहा है बार बार। नल की योजना है, हर गांव में पानी की टंकी बन रही है, प्रधानमंत्री सड़कें बन रही है, प्रधानमंत्री वाली पीएम योजना वाली, और बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी नेशनल हाईवेज बन रही है। कोई मुद्दा, हर घर को बिजली मिल रही है, कोई मुद्दा आपके पास है ही नहीं जनता के बीच में जाने का, तो आप अलू बातें करेंगे। बड़े व्यापारियों का साथ दिया है और इनके दो जो मित्र हैं अंबानी और अडानी, इन लोगों को सहयोग मिला भारत में, ना कि छोटे वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, इन लोगों को ये करना चाहते हैं। हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है, चलने वाली नहीं है आप लोगों की। आप लोग जो है फर्जी जनता के बीच में कहीं कुछ है नहीं। 4 जून को आपको आपकी हैसियत इंडिकेट को पता चल जाएगी से लेकर और परिवार पे अड़े रहेंगे। आप इनसे जितने भी सवाल कर लीजिए, ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, इस पे ये अड़े रहेंगे। और शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी मुंह तक नहीं खोलते चाहते हैं। हम तो गाँव में मूलभूत सुविधाओं पे आना चाहते हैं, लेकिन आपके पास बोलने का मुंह ही नहीं है। गाँव में सब काम हो रहे हैं, आप तो बात ही नहीं करते हैं। जो जनता की मूल जरूरतें हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, चिकित्सा है, आवास है, राशन है, इन सब विषयों पे आप चर्चा ही नहीं करते, इसलिए कि वहां कुछ बोलने लायक आपके पास है ही नहीं। जी अक्षय जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? महोदय, विपक्ष ये सवाल पूछेगा आपसे, आपने ये आप सवाल करते हो कांग्रेस ने क्या किया? भाई हम तो बताते हैं हमने क्या किया। हमने तमाम तरह के सरकारी सत्ता में है क्या? सत्ता में हम हैं, आप हमसे सवाल पूछेंगे जब आपके पास कोई इशू ही नहीं है। सारे काम गांव में हो रहे हैं। राजीव गांधी जी ने कहा कि 1 रुपए हम भेजते हैं दिल्ली से तो 5 पैसे गांव के आदमी को मिलता है। आज डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास का पूरा 100% पैसा लाभार्थी के खाते में जा रहा है। गैस का पूरा पैसा उज्ज्वला धारा लाभार्थी महिला के खाते में जा रहा है। उनसे सवाल पूछिए, लेबरों के नरेगा से पूरा खाते में पैसा जा रहा है। कहीं घोटाले का कोई विषय ही नहीं बचा है, तो आप लोग मुद्दा क्या उठाएंगे? घोटाले का विषय आपको गुजरात, घोटाले का विषय ना तो इलेक्ट्रल बॉन्ड ब्रिज की जो बात हुई थी, एक घड़ी बनाने वाली आपने कंपनी को मोरबी ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसमें ना जाने कितने लोगों की हत्या हुई, जिस पे ना कोई केस बना, ना कोई ऑफिसर्स को पकड़ा गया और ना किसी पे कोई सजा हुई। ये है आपकी सरकार। इस तरह के ना जाने कितने ही एग्जाम्पल्स हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने खूब दबा के करप्शन किया है,
लेकिन ना कोई कार्रवाई हुई, क्योंकि कोर्ट भी आपके, वकील भी आपके, फैसला भी आपका, क्योंकि तानाशाही की तो आपकी सरकार है। एक एक मंत्रालय, एक एक विषय पे आप लोग बात कर लीजिए। रेलवे मंत्रालय की स्थिति दुर्दशा आप लोगों ने कर रखी थी, इंडी गठबंधन वालों ने। आज डीएफसी बन गया, मालगाड़ी के लिए अलग 2 लाइन बन गई, 3000 किलोमीटर की। डीएफसी की वजह से मालगाड़ी पूरे देश में 24 घंटे के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी व्यापारी अपने सामान को पहुंचा सकता है, किसान अपने सामान को पहुंचा सकता है बिना नष्ट हुए, बिना खराब हुए। ऐसी हर एक छोटी छोटी बारीकी कामों पर मोदी सरकार काम कर रही है, सहूलियत हो रही है, जनता को लाभ मिल रहा है, सुख सुविधाएं मिल रही है, इसलिए जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। किसानों की आप बात मत करिए। किसानों के एमएसपी देने पे इतने किसान जो वहां पे आंदोलन पे बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकना पड़े उनके किसानों की फसल सड़ जाती थी, बिक नहीं पाती थी, रेलवे में रखे रखे किसानों का सामान सड़ जाता था। आज डीएफसी की वजह से समय निर्धारित समय से कम पहले सामान पहुंच रहा है, उसका बिक रहा है, फसल का अच्छा दाम, कच्चे फसल का और सब्जियों का, फल का, दूध का, फूलों का अच्छा दाम किसानों को मिल रहा है। मैं आप लोगों को एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ, यही इंडी गठबंधन के नेता है जिन्होंने रेलवे विभाग में नौकरी के नाम पे किसानों से जबरदस्ती जमीन लिखवा ली थी। किसानों की जमीन लिखवा के रेलवे विभाग में नौकरी देने का घोटाले का काम इंडी गठबंधन के सहयोगी लालू प्रसाद यादव जी किया करते थे, जिसके खिलाफ वो जेल में गए और उनके खिलाफ कई आरोप है। चारा घोटाला तक आप लोगों ने किया। ऐसा आपका गठबंधन है कि भैंस का चारा भी नहीं बचा आप लोगों से, आपने वहां भी घोटाला कर लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आज की डिबेट में कई सवाल थे, जहां बता दें कि 50% की सीमा को हटाने की बात की गई। वहीं जिस तरीके से पूर्व पाकिस्तानी मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए लिखा था कि राहुल ऑन फायर, उस पर भी सियासत गर्मा गई है। वहीं बता दें कि इस पर भी एक सवाल उठ रहा है कि बार बार ये विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या मोदी सरकार आंख बंद करके निजीकरण को लागू कर गुपचुप तरीके से पिछड़े वर्गों से आरक्षण छीन रही है। तमाम मुद्दों को लेकर के आज हमारे मुद्दे की चर्चा में हमारे पैनलिस्ट ने बातचीत की है। और बता दें कि इसी के साथ साथ बाबा ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में राहुल गांधी पर आखिर इतना प्रेम क्यों मर रहा है। वहीं यूपी की 3 हाई प्रोफाइल सीट पर सस्पेंड जारी था, जहां पर कैसरगंज से अब बृजभूषण शरण सिंह के बेटे का नाम तो सामने आ गया है, लेकिन अभी भी सीईसी की बैठक में क्या होगा उस पर हमारी नजर रहेगी। वहीं बता दें कि 2019 में राहुल गांधी बड़ी मार्जिन से हारे थे, अमेठी से ही उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था और स्मृति ईरानी के अंगेज पे उतरे थे। तो इस बार भी पूरी तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी मैदान में उतर सकते हैं। प्रियंका गांधी पहले तो कहा जा रहा था कि वो रायबरेली से मना कर चुकी हैं, लेकिन अगर उन्होंने नामांकन किया तो नामांकन से पहले वो रामनगरी अयोध्या जा सकती हैं मत्था टेकने के लिए, भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए। वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी के बारे में कहा है कि पीएम मोदी के चुनाव प्रचार का मंत्र सिर्फ आरक्षण हटाना है, ना रहेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी, जिसका मतलब है कि ना रहेगी सरकारी नौकरी और ना ही मिलेगा आरक्षण। उन्होंने इस पर आगे भी कहा था कि मोदी सरकार आंख बंद करके निजीकरण को लागू कर गुपचुप तरीके से पिछड़े वर्गों से आरक्षण जो है छीन रही है। वहीं आपको बता दें कि राहुल ने 2013 में सार्वजनिक क्षेत्र में 14 लाख अस्थायी पद की बात की है, जो 2023 तक आते आते सिर्फ बता दें लगभग 8 लाख के करीब ही बचे हैं, जिसमें आपको बता दें बीएसएनएल, सेल, बीएचएल जैसे टॉप पीएसयू को बर्बाद कर लगभग 6 लाख पक्की नौकरियां सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र से ही खत्म कर दी गई हैं। आपको बता दें ये वही पद है जहां आरक्षण का लाभ मिलता था। सरकारी कार्यों को ठेके पर देकर रेलवे जैसे संस्थानों में जो नौकरियां बैकडोर से खत्म की जा रही है उनकी कोई गिनती नहीं है। बता दें लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह निशाना जमकर साधा है। उन्होंने पीएम मोदी पर दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को लेकर के भी खूब तंज कसे हैं। उनका कहना है कि आरक्षण छीनने का पीएम मोदी पर आरोप है कि कई तरीकों से वो कई गुपचुप तरीके से आरक्षण छीन रहे हैं। कांग्रेस नेता का यह भी कहना है कि पीएम मोदी जो है वो पिछड़े वर्गों से आरक्षण छीन रहे हैं, वो भी निजीकरण को लागू करके। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों को मजबूत करने और कर्मचारियों के लिए नौकरी के दरवाजे खोलने की गारंटी देता है। फिलहाल 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है, इंतजार रहेगा और आज सीसी की बैठक में क्या फैसले होंगे इस पर केकेडी की नजर रहेगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए केकेडी न्यूज।